अगर आप एक ह्यूमैनिटी स्टूडेंट हैं, यू कैन नॉट अफोर्ड टू स्किप व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू इन दिस वीडियो। अगर आपने ये बातें इंटरनलाइज कर ली, आपका ह्यूमैनिटीज की डेस्टिनी कैन गो अप अप अप। देखो गाइस, ह्यूमैनिटीज से रिलेटेड आजकल मैं देख रहा हूँ बहुत ज्यादा कंटेंट आ रहा है, एंड आई वांट टू टेल यू दैट इज अ ब्रिलियंट थिंग। ह्यूमैनिटीज के ऊपर जितना कंटेंट बनेगा, जितने लोग ह्यूमैनिटीज की बातें करेंगे, जितने लोग ह्यूमैनिटीज की गाइडेंस देंगे, द बेटर इट इज। बिकॉज द सैड रियलिटी इज दैट इन आवर कंट्री टेकिंग दिस स्ट्रीम इज स्टिल considered to be something which is inferior to other streams. Now I don't believe in that. मैं इंटरनेशनली पब्लिश रिसर्चर हूँ ह्यूमैनिटीज में, मैं डिबेटर रह चुका हूँ इंटरनेशनल लेवल पे, मैं राइट करता हूँ इंटरनेशनल लेवल पे, मैंने रामजस कॉलेज से इंग्लिश ऑनर्स करी है विद अ माइनर डिग्री इन पॉलिटिकल साइंस, मैं खुद एक ह्यूमैनिटीज टॉपर रह चुका हूँ क्लास 12 में। सो आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड कि आपको ह्यूमैनिटीज में क्लास 12 एंड बियॉन्ड कैसे सक्सेस पाना है। बट एज यू नो, हम बहुत सारे वीडियोस बनाते हैं क्लास 12 स्ट्रैटेजीज के बारे में। आई थॉट आई शुड मेक अ वीडियो स्पेसिफिकली फॉर दोज हु हैव टेकन अप ह्यूमैनिटीज एंड आर गोइंग टू बी टेकिंग देयर बोर्ड एग्जाम्स। सी गाइस, ह्यूमैनिटीज स्टूडेंट्स के अंदर ना कई माइंडसेट्स बड़े डेंजरस होते हैं, और उसकी वजह से उनके जो डेस्टिनी में 95 लिखा हुआ होता है, रियलिटी में उनकी मार्कशीट पे सिर्फ 81 दिखता है। So, if you're a humanities student, whatever I'm telling you in this video is going to be extremely important. Watch this till the end. Take notes and follow what I'm saying. Point number 1, don't fall into the common humanities traps. Guys, हमें ना, because most of us have taken humanities because of our love for the subject, हमें लगता है कि हमारे most subjects आसान हैं। Obviously आपको कई subjects मुश्किल लगते होंगे, आपने humanities ले तो ली है, लेकिन शायद आपको political science मुश्किल लगता है, history मुश्किल लगता है, economics मुश्किल लगता है। लेकिन I'm sure it is safe to say कि आपको most subjects जो आपने ले रखे हैं आसान ही लगते हैं, because आपने वो stream by choice ली है। आप सोचते हो, अरे मेरे को तो बहुत आसानी से सब कुछ आ जाता है, मुझे इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मैं एक बार सारे चैप्टर्स पढ़ लूंगा, कोई यूट्यूब पे लेक्चर देख लूंगा, मेरी तो पढ़ाई हो जाएगी। इट इज़ द एब्सोल्यूट वर्स्ट वे टू स्टडी ह्यूमैनिटीज। गाइज, आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड समथिंग दैट इज क्रिटिकल फॉर स्कोरिंग मार्क्स इन क्लास 12 ह्यूमैनिटीज, एंड दैट इज कीवर्ड डिडक्शन। व्हाट डज कीवर्ड डिडक्शन मीन? कि अगर मैं एनसीईआरटी में कुछ भी पढ़ रहा हूं या पढ़ रही हूं, एम आई नोटिसिंग एंड इंटरनलाइजिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द keywords of that particular concept. For example, let's say आप political science में 1975 emergency के बारे में पढ़ रहे हो. Do you understand and have you underlined constitutional amendment? Do you know the steps of a high court judgment? Do you know the repercussions of the Allahabad high court judgment? और उसके अंदर जो NCERT terminology यूज हुई है, स्क्रीन पे आप देख सकते हो। मैं आपको एक सैम्पल टेक्स्ट लगा दूंगा जिसमें मैंने कीवर्ड्स अंडरलाइन करे हैं। आप जब भी ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट्स पढ़ते हो विच आर मोर थ्योरेटिकल इन नेचर, जिसमें फैक्ट मेमोराइजेशन होती है, सच एज हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, psychology, physical education as well, I want you from now on to dedicate a lot of your time to underlining these keywords, remembering them and understanding them. You see guys, अगर आपके आंसर्स में ये कीवर्ड्स नहीं होंगे, वो मार्किंग स्कीम से मैच नहीं करेगा और आपके नंबर बेफालतू में कट जाएंगे। दूसरी बात, अगर आप इन कीवर्ड्स को नहीं समझ सकते तो आप रियलिटी में कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ रहे हो। Can you understand the Indian cricket team without understanding the captain who guides that Indian cricket team, without understanding the coach who coaches the cricket team? Absolutely not. The Indian cricket team's results are a result of the efforts that the captain and coach have put in. Obviously, बाकी members ने भी करा है, but leadership plays a big role. So, अगर हम अपने सिलेबस को क्रिकेट टीम के तौर से देखें तो कीवर्ड्स आर द कैप्टन, एंड अंडरस्टैंडिंग देम, आवर एबिलिटी टू अंडरस्टैंड देम एंड पुट इट इन आवर आंसर्स इज एक्चुअली द कोच। Now on, I want you to maintain a notebook जिसमें आप सिर्फ हर चैप्टर के keywords लिखते हो. So when you are revising, you don't need to go through the entire book. You can just simply have a look at the keywords, revise them over and over again, and you'll remember the chapter because keywords basically summarize कर देते हैं हर एक चीज को, और हर एक important चीज को बता देते हैं आपको to your face. Subjects like geography and economics, you should be very well versed with maps. You should be very well versed with numericals because उसमें कोई keywords as such है नहीं, and that is purely on the basis of how much you practice. So we've divided subjects into two parts, theoretical and those involving maps, experiments and numericals. Follow what I've told you in tip number 1. Number 2, there are no important topics. Guys, देखो, हम बहुत सारे videos बनाते हैं बहुत सारे subjects में where we tell you that these are the most important topics in geography, these are the most important topics in political science. But let me draw your attention to a word here. They are simply the most important topics. They're not important topics. They are the most important topics. Most important topics का मतलब क्या होता है कि इनके एग्जाम में आने की संभावना ज़्यादा है, रिपीट होते हैं,
और इससे क्वेश्चन हम बनते हुए देखते ही हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है दैट दे आर द ओनली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। एवरी सिंगल टॉपिक इज इंपॉर्टेंट। इफ यू आर स्लीपिंग अंडर अ रॉक, इस बात से आपके आने वाले हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस किसी भी लाइन से आ सकते हैं एनसीईआरटी में। पहले हमें डायरेक्ट क्वेश्चंस मिलते थे, लाइक राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द कोल्ड वॉर, बट नाउ आपको केस बेस्ड कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस मिलते हैं। व्हाट यू नीड टू डू इज नंबर 1, स्टॉप स्किपिंग चैप्टर्स। आप वेटेज तो देख रहे हो चैप्टर्स की, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप प्रिडिक्ट कर पाओगे कि उसमें से आसान क्वेश्चन आएगा या मुश्किल क्वेश्चन आएगा। A chapter may have only 3 marks, but 3 marks is the difference between 97 and 100 firstly. Secondly, 3 मार्क बहुत मुश्किल 3 मार्क भी आ सकते हैं। इसका मतलब है कि पूरे क्लास की एवरेज गिर सकती है, आपकी मार्कशीट गिर सकती है। प्लीज टेक दैट इनटू अकाउंट। एवरीथिंग रिक्वायर्स nuance. Even if a topic looks unimportant, it can show up in 1 markers, it can show up in case studies, it can show up in competency questions. There are no unimportant topics. Each and every topic is important. अगर कुछ भी edible है वो हमें nutrition देता है। Certain foods are more nutritious than other foods. You get what I mean? But that doesn't mean that every other food which is not the most nutritious is useless to our body. That is how you need to think about topics. पहले आ सकता था डिस्क्राइब द फीचर्स ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। नाउ दे कैन आस्क यू कि अगर एक न्यू डेमोक्रेसी आई है जो कॉलोनियलिज्म से निकली है, वो अपनी गवर्नमेंट रन करने से बहुत ज्यादा स्ट्रगल्स फेस कर रही है, व्हाट कैन इट लर्न फ्रॉम द इंडियन डेमोक्रेसी एक्सपेरिमेंट बैक इन द डे। सो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस जिसमें बहुत ज्यादा एनालिसिस आती है, दे आर गोइंग टू बी आस्क्ड इन योर बोर्ड एग्जाम। सो अंडरस्टैंडिंग एवरी टॉपिक, अंडरस्टैंडिंग द ब्रॉडर टॉपिक हैज बिकम इवन मोर इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमैनिटी स्टूडेंट्स देन बिफोर। टू टैकल दीज थिंग्स यू नीड टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग, नॉट जस्ट आंसर्स एंड टॉपिक्स। अरे ह्यूमैनिटीज वालों, वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक लाइक तो बनता है, और उससे भी ज्यादा बनता है एक सब्सक्राइब इफ यू वांट मोर सच ब्रिलियंट कंटेंट फॉर ह्यूमैनिटीज। स्टेप नंबर 3, ह्यूमैनिटीज whether you like it or not is 90% फैक्ट मेमोराइजेशन। यस, आप रोट लर्निंग के थ्रू कर लीजिए, लिख लिख के कर लीजिए, समझ के कर लीजिए, एट द एंड ऑफ द डे 90% of humanity subjects are 90% about retaining facts. So, what really matters in humanities? I'll tell you. रिटेनिंग दी एनसीईआरटी। अगर आप कभी खोलोगे ना मार्किंग स्कीम को और क्वेश्चन पेपर को, आपको समझ में आएगा कि नंबर लाने के लिए आपको मोस्ट केसेस में एनसीईआरटी की भाषा में लिखना है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम रट्टू तोता बन जाएं और जो भी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है उसे रिगर्जिटेट कर दें, बिकॉज कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस में अब वो काम नहीं करेगा। लेकिन कीवर्ड्स, एनसीईआरटी लैंग्वेज इज इंपॉर्टेंट, और कीवर्ड्स का पॉइंट मैंने तो आपको बता ही दिया है। सो one of the things I want to tell you is, if humanities is about fact memorization and if competency questions are about analysis, please don't think कि आपको humanities में अपने opinions देने हैं। Guys, there is a difference between opinion and analysis, and you need to understand this while writing your answers. Opinion का मतलब होता है I like apples more than I like oranges. Analysis क्या होती है? Oranges एंड एप्पल्स में ये डिफरेंसेस हैं, ऑरेंजेस एंड एप्पल्स में ये न्यूट्रिशनल क्वालिटीज़ हैं, एक्सपर्ट्स ऑरेंजेस के बारे में ये कहते हैं, एक्सपर्ट्स एप्पल्स के बारे में ये कहते हैं, एंड हियर इज अ प्रेजेंटेशन ऑफ ऑल देयर डीमेरिट्स एंड एनालिसिस, एंड यू आर फ्री टू मेक योर ओन जजमेंट. सो फॉर मोस्ट आंसर्स यू हैव टू बी completely neutral. You don't have to give your own opinion. The only time the board asks you to give your own opinion is when it asks you questions such as do you think or do you agree. Yes, then you have to give your opinion. But opinion के भी analysis होती है. ऐसा तो नहीं है ना कि हम opinion बना लेते हैं without thinking. अब वैसे most दुनिया तो यही करती है, but हम board exam में ये नहीं कर सकते. We have to analyze, present information and make sense of our arguments. Leads me to point 4. If humanities is about fact memorization, studying is useless. मैं आपको बार बार बोलते रहता हूँ इस चैनल पे, studying is useless. पढ़ाई करके नंबर नहीं आते, रिवाइज करके नंबर आते हैं. हमारे अंदर ना एक मिथ है, ओ अच्छा फैक्ट मेमोराइजेशन है, मेरी तो पूरी थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, एक दिन पहले पढ़ लूंगा, दिमाग में ना इन्फॉर्मेशन फ्रेश रहेगी. अरे एग्जाम से पहले रट्टा मार लेंगे, वो ना फ्रेश रहता है मेरे दिमाग में. गाइज, एब्सोल्युटली नॉट. दैट्स नॉट हाउ साइंस टेल्स अस आवर ब्रेन वर्क्स. The more you revise something, the better it sticks in your head. आप एक बार पढ़िए, 2-3 घंटे में चैप्टर पढ़ लीजिए. प्लीज डोंट थिंक कि आपको सब कुछ लर्न करना है ऑन योर फर्स्ट ट्राई. जब आप स्विमिंग सीख रहे हो तो आप क्या एकदम विलियम डगलस की तरह अच्छे स्विमर बन जाओगे? बिल्कुल नहीं. स्टार्ट फास्ट, डोंट स्टार्ट स्लो. पूरा चैप्टर करो, देन एम टू रिवाइज एवरीथिंग 6 to 7 times with an aim of retaining facts. Guys, you need to do something called active recall. आंखें बंद करके रिमेंबर करो जो आपने लर्न करा है, एंड रिपीट दिस वीकली, मंथली, so on and so forth. रिविजन से ही ह्यूमैनिटीज में नंबर आएंगे, क्योंकि दी ओनली वे यू कैन रिटेन ऑल दैट इंफॉर्मेशन. गाइज, मैं आपको क्या बताऊं, 3 हिस्ट्री की बुक्स हैं, 2 सोशियो की, 2 पॉल साइंस की, 2 जियोग्राफी की, बाकी सब्जेक्ट्स की भी इतनी बड़ी बड़ी बुक्स हैं. इवन इफ साइकोलॉजी की एक बुक है, उसमें इन्फॉर्मेशन इतनी है. प्लीज डोंट फॉलो इनटू द ट्रैप कि आप लास्ट मोमेंट सब कुछ लर्न करोगे. यू हैव टू स्टार्ट नाउ एंड यू हैव टू कीप रिवाइजिंग.
But let me tell you that Grand Acad can make all of this extremely easy for you. Guys देखो, humanities के लिए guidance बहुत ही कम है and good guidance is even more limited. Guys देखो, I found success in humanities. Our entire team, हमारी एक faculty member has found success in humanities, and we have years of experience in guiding people like you score tremendous amount of marks in both CUET and class 12. I want to introduce you to the Grand Acad Grand Humanities course, जिसमें ये सारे सब्जेक्ट्स आपको बंडल्ड मिलेंगे. अगर आपके पास इसमें से 3 या 4 या 5 सब्जेक्ट्स हैं, कंग्रेचुलेशंस, बहुत ही बढ़िया प्राइस पे आपको ये पैकेज मिल जाएगा. आपको ऑन योर चॉइस सब्जेक्ट्स के मिलने वाले हैं लेक्चर्स, लाइन बाय लाइन लेक्चर्स, रिविजन लेक्चर्स, लाइव मेंटोरशिप क्लासेस, CUET के मॉक्स, सैंपल पेपर्स, एक्सपर्ट गाइडेंस, मैप वर्क के डॉक्यूमेंट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, आंसर्स, हर एक सब्जेक्ट के. यस गाइस, इट्स अ ब्रिलियंट डील. बहुत कुछ मिलेगा जो मैं इस वीडियो में बता नहीं सकता. यू नीड टू हेड टू द डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट राइट नाउ फॉर अ ब्रिलियंट ऑफर ऑन द ग्रैंड अकैड ग्रैंड ह्यूमैनिटीज कोर्स, और यू कैन सिंपली स्कैन द QR कोड राइट हियर. अगर आप ह्यूमैनिटीज में एक्सेल करना चाहते हैं, दिस कोर्स इज गोइंग टू बी द की, योर अनफेयर एडवांटेज विच विल गेट यू टू योर ड्रीम मार्क्स एंड योर ड्रीम कॉलेज, एंड आई वांट टू बी द one who helps you with that. So check out the link in the description, pin comment, or scan the QR code right here. Point number 5, answer writing is overrated. Guys, I know आपको बहुत ज़्यादा बोला जाता है कि आंसर राइटिंग मैटर करती है, स्पेशली इन ह्यूमैनिटीज, एंड मैं उससे डिसएग्री नहीं कर रहा. बट लेट मी टेल यू दिस, इट्स वेरी ओवररेटेड. आंसर राइटिंग आई कैन सम अप फॉर यू इन 1 minute. You don't need to go through hours of content. I can sum it up for you in 1 minute. Introduction, body, conclusion. Write neatly. Write in points wherever you can, except for English. Tadam, that is done. That is what answer writing is. अगर आपको हरप्पन सिविलाइजेशन के बारे में क्वेश्चन आता है, राइट अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन अबाउट व्हाट इज बीइंग आस्क्ड. फीचर्स हैं अगर हरप्पन सिविलाइजेशन के, तो उसके बारे में एक 1 से 2 लाइन की इंट्रोडक्शन लिख दो. बॉडी में अपने सारे पॉइंट्स में आंसर्स लिखो जो आपने NCERT में पढ़ा है अबाउट दैट टॉपिक. कंक्लूजन बेसिकली आपकी समराइजेशन होती है कि उसके फीचर्स ये थे, मैंने आपको ये बताया, दैट इज वाई XYZ. दैट इज व्हाट आंसर राइटिंग इज. आप घंटे घंटे लगाते रहते हो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करने में. गाइस, व्हाट आर यू डूइंग? राइटिंग आंसर इज नॉट द वे टू स्कोर मार्क्स. और अगर आप सोच रहे हो कि आपके नंबर आंसर राइटिंग की वजह से नहीं आ रहे, आई एम गोइंग टू टेल इट टू यू राइट अवे. आई एम गोइंग टू टेल इट टू यू स्ट्रेट टू योर फेस. नो, आंसर राइटिंग से ज्यादा 2 नंबर बढ़ जाते हैं बिकॉज द आंसर शीट लुक्स नाइस, बट मार्किंग स्कीम हमें क्लियरली दिखाती है कि चेकिंग ऐसे नहीं होती कि हम बच्चे को देखें आप क्या ऐसे लिख रहे हो, क्या आप इंटरनेशनल रिसर्चर हो जहां पे हमें एक एक चीज देखनी होती है, प्रेजेंटेशन से लेकर राइटिंग स्टाइल तक, साइटेशंस तक. गाइज, ये सब ना बहुत बाद में आता है. रिसर्च स्कॉलर्स आंसर राइटिंग पे फोकस करते हैं, एंड एट दैट पॉइंट यू आर नॉट राइटिंग आंसर्स, यू आर राइटिंग आर्टिकल्स विच इज अ सेपरेट थिंग इन जनरल. 12th में होके अगर आप इन चीज़ों के बारे में सोचते रहोगे तो आप नंबर भूल जाओ. ओ, स्टॉप फोकसिंग ऑन आंसर राइटिंग. अगर आप सोच रहे हो ना कि आपके नंबर आंसर राइटिंग की वजह से कट रहे हैं, या फिर आप पढ़ते हो और आपसे आंसर्स नहीं निकल रहे, इट्स नॉट बिकॉज यू डोंट नो हाउ टू राइट आंसर्स. आई एम गोइंग टू बी ऑनेस्ट विद यू, इट्स बिकॉज यू हैवंट मास्टर्ड द मटीरियल. Yes, you actually need to focus on syllabus mastery because answer writing comes naturally. अगर आपको पूरा syllabus आता है, answers will just flow out of you. You won't have to think, अच्छा मैंने ये formula पढ़ा आंसर राइटिंग के बारे में, ला 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 ला. वर्ड लिमिट वैसे ह्यूमैनिटीज़ में मैटर नहीं करती. अब मैं रेकमेंड नहीं करूँगा कि आप लिखते ही जाओ, क्योंकि टाइम लिमिट होती है एग्जाम्स में. अगर आप लिखते ही जाओगे तो फिर आपके पास टाइम ही नहीं बचेगा सारा क्वेश्चन पेपर करने के लिए. बस ये चीज़ें ध्यान रखिए. प्लीज़ डोंट थिंक कि आंसर राइटिंग ह्यूमैनिटीज़ में इतनी मैटर करती है. आंसर्स, लाइक आई सेड, प्लीज रिमेंबर, शुड जस्ट फ्लो आउट ऑफ यू, एंड द बेस्ट वे टू डू दैट इज बाय एक्चुअली मास्टरिंग द सिलेबस. पॉइंट नंबर 6, आई एम गोइंग टू गिव यू समथिंग दैट आई यूज्ड इन क्लास 12 व्हिच आई हैवंट टोल्ड एनीवन येट. It is called the RTV framework. हमारा जो ग्रैंड ह्यूमैनिटीज कोर्स है वो भी हमने RTV फ्रेमवर्क से बनाया है. RTV फ्रेमवर्क के तौर पे आपको गाइड किया है. You can actually apply this without applying it. We have done it for you. Link in the description pin. Okay, so what is the RTV framework? Guys, RTV framework आपको 12th में हेल्प करेगा, कॉलेज में हेल्प करेगा, फर्दर स्टडीज में हेल्प करेगा. कोई भी ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट के लिए while you're studying, I want you to retain and understand and apply the RTV framework. RTV क्या होता है? पढ़ते हुए ask yourself RTV. R is for relevance. अगर मैं हरप्पन सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ रहा हूँ, मैं इमरजेंसी 1975 के बारे में पढ़ रहा हूँ, मैं रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स के बारे में पढ़ रहा हूँ, उसकी रेलेवेंस क्या है मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में, और NCERT ने इसकी रेलेवेंस मुझे क्या बताई है. ये सोच के आपको एक बैकग्राउंड मिल जाएगा, एक मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट मिल जाएगा, विच साइंस सेज विल हेल्प अस रिटेन दैट इन्फॉर्मेशन बेटर. T is for terminology. पढ़ते वक्त आई वॉन्ट टू रोट लर्न द NCERT टर्मिनोलॉजी. मैंने जो आपको कीवर्ड्स का पॉइंट बताया है वही टर्मिनोलॉजी है, आपको वो पढ़ते वक्त ही रोट लर्न करना है, लिख लिख के याद करना है.
वी क्या होता है? विजुअल्स। जब मैंने आर और टी कर लिया है, मुझे विजुअल्स पे फोकस करना है। अगर कोई मैप्स दिए हुए हैं, मुझे उसके रिलेशन में सब पढ़ना है, या फिर अगर कुछ विजुअल्स नहीं दे रखे, कोई इमेजेस नहीं है। गाइस, हम जो इमेजेस होती है ना एनसीईआरटी में, हम वो इग्नोर कर देते हैं, अरे यार ये तो यूजलेस है, एग्जाम में नहीं आएगा। लेकिन अगर आप एक एक चीज़ पढ़ोगे, जैसे हमने एनसीईआरटी में देखा है, गरम हवा मूवी के बारे में लिखा हुआ है, हम सोचते हैं यार ये पढ़ के क्या होगा, बट विजुअल्स आर देयर फॉर अ रीजन। जो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स हैं वो बहुत बड़े बड़े एकेडमिक्स एंड एजुकेशनिस्ट ने लिखी है, इट इज़ देयर फॉर अ रीजन। अगर आप ये छोटी छोटी चीज़ें पढ़ोगे, विजुअल्स देखोगे या विजुअल्स खुद इमेजिन करोगे, इट विल हेल्प यू कंसोलिडेट दैट इन्फॉर्मेशन इवन बेटर। सो आरटीवी फ्रेमवर्क यूज करिए, ह्यूमैनिटीज में आपको बहुत हेल्प करेगा वो। गाइस, दैट शुड बी इट। ह्यूमैनिटी स्टूडेंट्स को तो कितना अंडर एस्टिमेट किया जाता है, लेकिन हम आपको कभी नहीं करेंगे। ग्रैंड ह्यूमैनिटीज कोर्स के बच्चों को भी मैं यही बताता रहता हूँ, मेंटोरशिप सेशंस हमारे वीकली होते हैं, मैं उन्हें बताता रहता हूँ कि ह्यूमैनिटीज के लिए आपको कोई भी गाइडेंस चाहिए, आप हमसे पूछ लीजिए, हम आपको अपने एक्सपीरियंस से देते रहेंगे। गाइस, ऑलमोस्ट 5 years हो चुके हैं, हाफ अ डेकेड होने वाला है ह्यूमैनिटी स्टूडेंट्स को पढ़ाते पढ़ाते। हमने खुद इतने बढ़िया बढ़िया कॉलेजेस से बढ़िया बढ़िया डिग्रीज पा ली हैं, तो हमें समझ है कि कैसे ह्यूमैनिटीज़ को 12th में कॉन्कर करें और उसके बाद भी कॉन्कर करें, CUET में कॉन्कर करें, कॉलेज में कॉन्कर करें। तो अभी कभी सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को इफ यू वांट मोर ब्रिलियंट ह्यूमैनिटीज कंटेंट, एंड डोंट फॉरगेट टू चेक आउट द ग्रैंड ह्यूमैनिटीज कोर्स in the description and pinned comment if you want us, people like me and our team, to help you score brilliant marks in class 12 humanities and CUET humanities. All right, till next time, keep winning, you champions.